नमस्कार सर, आपका स्वागत है आज के हमारे शो टॉक विथ न्यूस्टर पर। आपके सर दिमाग में ऐसी कौन सी घंटी बजी, ऐसा क्या आया कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने की राह पर चल पड़े? लोगों ने फर्श से अर्श तक की दूरी अपनी मेहनत, अपनी मशक्क़त, अपनी काबिलियत से तय करी है। क्योंकि अगर पैसा बहुत कमा लिया और सेहत जो है वो गड़बड़ हो गई तो भी मैं समझता हूँ कि अधूरी सफलता थी। तीनों चीज़ें जब तक नहीं रहेंगी तब तक मैं नहीं समझता कि कोई आदमी सक्सेसफुल हुआ। बात करें सर मोटिवेशन की, तो सर हम मोटिवेट होते हैं आपकी वीडियोस देख करके, आपके सेमिनार्स देख करके, आपकी जो लेक्चर्स हैं उन सारी चीज़ों को देख करके हम मोटिवेट होते हैं। इवन आपसे बात करके मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। सर सवाल ये है मेरा कि सर आप किससे मोटिवेट होते हैं? आपको कौन मोटिवेट करता है? कौन सी वीडियो या ऐसा कोई 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 आपका आइडल है जो जिससे आप मोटिवेट होते हैं? ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे सर, और मे बी हमारे जो दर्शक हैं वो भी ज़रूर इस बात को जानना चाहेंगे। पहले तो मैं इस सवाल का जवाब देने के पहले मोटिवेशन के बारे में कुछ बता दूं। देखिए, मोटिवेशन दो तरीके का होता है, एक इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जैसा नाम से ही लग रहा है कि इंटरनल, और एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल। इंटरनल बिना मोटिवेशन के तो कोई शख्स, कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता ही नहीं है। हर समय हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है कि अंदर से, मेरे अंदर कुछ ऐसा आए, अंदर से एक ऊर्जा आए, कुछ ऐसा पैशन आए, कुछ ऐसा जिद आए कि मुझे ये करना है, ये अंदरूनी चीज़। और जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो कुछ ऐसा होता है कि बाहरी दबाव के कारण मैं कुछ काम करूं, जिसमें जैसे ऐसा माहौल भी बनाया जाता है जैसे पनिशमेंट, इंसेंटिव, सैलरीज, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है और मुझे लग रहा है अगर मैं ये टारगेट अचीव कर लूँगा तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तो ये एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है कि बाहरी मोटिवेशन की वजह से मैं काम कर रहा हूँ। तो बाहरी मोटिवेशन के लिए क्या होता है कि मैं मोटिवेटेड रहूँ तो कहीं ना कहीं मुझे बाहरी टारगेट सेट करना होता है कि इस महीने या अगले 3 महीने में, 6 महीने में मुझे कुछ इतने पैसे की ज़रूरत है या इन चीज़ों की ज़रूरत है। और लेकिन बैलेंसिंग बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि बाहरी मोटिवेशन तो हमने सेट कर लिया, लेकिन वो तब तक रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक मैं इंटरनली मोटिवेटेड ना रहूं। और इंटरनली मोटिवेटेड रहने के लिए क्या करना होगा कि हमने क्या किया कि जैसे अभी आपने खुद ही सवाल में ही जवाब दे दिया कि कौन से वीडियोस देखते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं, या आप क्या करते हैं, आपका आइडिया। देखिए, किताबें और ये एक इसका काम करती हैं। किताबें तो मैं ही क्या, मैं समझता हूँ ये सवाल दुनिया में किसी से पूछिएगा, लोग कहेंगे कि किताबें आपके सबसे अच्छी दोस्त हैं। किताबें पढ़ना ज़रूरी है। अब चाहे किताबें आप पढ़िए, चाहे वो अब यूट्यूब में वीडियोस आ गए हैं तो चाहे उसके थ्रू आप वीडियोस देख करके लोगों के या सेमिनार्स अटेंड करके बातों को समझिए और सुनिए। दोनों ही बातें हैं ऐसी कि हम किताब पढ़। मैंने क्या किया, जो जिन जिन किताबों को, कुछ के 1-2 किताबें मैं यूजुअली, तो मैंने कभी अपने किसी वीडियो या किसी प्रोग्राम में उन चीज़ों का नाम नहीं लिया है, लेकिन आज कह रहा हूँ, मैंने जो शुरुआत करी बहुत ज़माने पहले, जब लोग घूमना फिरना और ये सब पसंद करते थे, जिस एज में, उस एज में मैं पढ़ रहा था सांख्य दर्शन, कठोपनिषद और भागवत गीता। और जब कठोपनिषद मैंने पढ़ना शुरू किया और मैंने कई महीने इसको पढ़ा और मेरा वो दिमाग घूम गया और मुझे लगा कि दुनिया में क्या, इस पूरी पृथ्वी पर अगर ज्ञान का कहीं कुछ खजाना है तो हमारे उपनिषद हैं। शायद इसी वजह से ये रीज़न रहा कि कोई जो है, कोई बड़ा ऐसा नाम नहीं रहा जिसको मैं कहूँ ये मेरा आइडियल रहा, मैंने इससे कुछ सीखा। क्योंकि मैंने शुरू से ही उसी में मैं उतर गया कि कठोपनिषद पढ़ो या अन्य उपनिषद जो और भी किताबें हैं वो उनको आप देखिए और पढ़िए, भागवत गीता आप पढ़िए और या सांख्य दर्शन। तो सोर्स तो मेरा शुरुआत का तो ये रहा। और उसके बाद बाकी हर दिन कैसे मोटिवेटेड रहता हूँ, कोई भी एक बड़ा काम, एक सेमिनार हुआ, उससे लौट कर चाहे पैर में दर्द हो रहा हो, चाहे गला काम ना कर रहा हो, लेकिन रात में मैं पहले ये बैठता हूँ कि अब कल मैं सुबह सोकर उठूँगा ही क्यों, तो कल के लिए तुरंत क्या करना है वो रात में चाहे 12 बजा हो, 1 बजा हो, सबसे पहले मैं ये सेट करता हूँ कल मुझे अब क्या करना है। और ये बात सुबह मुझे जल्दी उठाने के लिए प्रेरित करती है। ये एक मोटिवेशन ही है कि सुबह मुझे जल्दी उठना है, क्यों, क्योंकि मुझे फला काम करना है। तो रात में ही जब प्लानिंग हो जाती है
तो अगले दिन आप खुद ही जैसे ही उठते समय ही आपकी नींद खुली, जैसे ही नींद खुली और आप अपने आप को मोटिवेटेड पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा टारगेट सामने दिख रहा होता है कि आज मुझे ये करना है। तो सर आपका कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इंसान को मोटिवेट रहने में। लेकिन सर मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है आपसे कि जो मोटिवेशन और अहंकार है, इन दोनों के बीच की जो रेखाएं हैं वो बहुत ही बारीक हैं, जो दिखती नहीं हैं। सर हमें इसके साथ ये भी जानना है कि ऐसे कौन से शख्स हैं जिससे आप प्रेरित हुए हैं, आप मोटिवेट होते हैं, और कोई एक किताब जो हमारे दर्शकों को आप सजेस्ट करें ताकि उससे वो भी प्रेरित हो सकें। देखिए, जहाँ तक आपने किसी शख्स की बात करी कि जो मैं कह सकता हूँ कि आइडियल है या वो है, तो इसमें दो बातें हैं। एक वो मैं उनका नाम लूँगा जो मैं बताना नहीं चाहता, और एक कुछ ऐसे लोग जो मैं आपको और सुनने वालों को भी बताना चाहता हूँ। जो वो बताना नहीं चाहता वो ये है कि मैं चरम पे रखता हूँ गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी को, और मुझे मेरी दुनिया में, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में इन दो लोगों का बहुत बड़ा रोल है, और बहुत ही बड़ा रोल है कि, और ये वो लोगों का नाम मैंने लिया जो सिर्फ मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी लाइफ में रोल है। अब दूसरे की लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे ये मुझे नहीं पता। हाँ, अब मैं उनका नाम भी बताना चाहूँगा कि आपको या आप सुनने वाले लोगों को, जिनकी सिर्फ फ़ोटो ही सामने देखकर, उनकी पिक्चर सामने बस आती है और मैं अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन फील करता हूँ। वो तीन शख्स हैं। वो हैं सुभाष चंद्र बोस, APJ अब्दुल कलाम और लाल बहादुर शास्त्री। हो सकता है कि तीनों लोगों को आपको लगे कि थोड़ा सा लोग अलग अलग हैं, कि लाल बहादुर शास्त्री अलग हैं, सुभाष चंद्र बोस अलग हैं और APJ अब्दुल कलाम अलग हैं। इन तीनों लोगों की क्वालिटीज़ को मिला दीजिए, आपको एक लगेंगे। ये तीनों चीज़ें चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री वाले गुण भी चाहिए मुझे, सुभाष चंद्र बोस वाले भी चाहिए और APJ अब्दुल कलाम वाले भी चाहिए। इसलिए तीन लोगों को मिला करके मेरे ये आइडियल बनते हैं। चलिए सर, हमारे दर्शक भी इस जवाब से काफ़ी खुश हुए होंगे, काफ़ी कुछ जाना होगा उन्होंने। और अगला सवाल सर हमारा जो ये है, दुनिया का जो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है वो है बेरोज़गारी। सर जो ये बेरोज़गारी है वो कम होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो सर रोज़गार बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? आप इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये जो लास्ट में आपने बोला कि रोज़गार बढ़ाने के लिए, ये सही अप्रोच है। एक्चुअली होता क्या है कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके प्रति हमारा अप्रोच ही नेगेटिव होता है, इसलिए वो बने रहते हैं और चलते रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। जैसे हम अगर ये सोचें हम लोग कि बेरोज़गारी ख़त्म करना है, ये सही अप्रोच नहीं, ये नेगेटिव अप्रोच है। क्या बेरोज़गारी क्या चीज़ है? रोज़गार का एब्सेंस। रोजगार जहाँ नहीं है वही बेरोजगारी। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक अप्रोच, अगर इसका रूम के अंदर अंधेरा है, अगर इसको अंधेरे को ख़त्म करना है तो क्या धक्का देके हम हटाएंगे? नहीं, ऐसे अंधेरा नहीं जाता। बल्कि पॉजिटिव अप्रोच ये है कि अंधेरा है क्या, पता चला उजाले का एब्सेंस, यानी कि उजाला अगर एब्सेंट है तो वही अंधेरा है। तो बस सीधी सी बात है कि हम पॉजिटिव अप्रोच रखें, उजाले को लाएं। तो अप्रोच ये करें कि रोजगार के साधन कैसे मुहैया होंगे, ना कि इस चीज़ पे कि बेरोजगारी कैसे ख़त्म होगी। फोकस अगर बेरोजगारी पर होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और फोकस अगर रोजगार पर होगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो फोकस, हमारा इशू जो होता है वो बेरोजगारी होती है, और हमारा सारा फोकस जो है, सारे तंत्र का फोकस जो है वो बेरोजगारी पर होता है कि बेरोजगारी कैसे हटाएं। बेरोजगारी पर फोकस नहीं होना चाहिए, होना चाहिए रोजगार पर। और ये जहाँ तक ये है ख़त्म कैसे होगी, तो देखिए, ख़त्म की ओर हम अग्रसर होते हैं, कितना हम रोज़गार बढ़ा सकते हैं, यही हमारी सफलता है। धीरे धीरे करके हम उसकी ओर बढ़ें, और वो ये है कि हम क्या करें कि अपने यंगस्टर्स के बीच में हम उनको इस तरीके से न प्रिपेयर करें कि बस वो जा कर के सरकार के ऊपर बोझ बने और उनसे डिमांड करें कि हमें रोज़गार दो, बल्कि वो खुद अपना स्टार्टअप सेटअप करें। और अगर उनके अंदर ये भावना आने लगेगी कि हमें अपना स्टार्टअप सेटअप करना है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे अपना नाम कमाना है, अपना स्टार्टअप सेटअप करके आगे बढ़ना है, तो वो रोजगार की डिमांड करने के बजाय खुद जो है एम्प्लॉयर बनेंगे और अपने यहाँ लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को खुद रोजगार देना शुरू करेंगे। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे करके सरकार के ऊपर से बोझ हटेगा, और अपने आप हर शहर,
हर जिले, हर गांव में जगह जगह छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू होंगे और अपने आप जो है धीरे धीरे करके जब रोजगार बढ़ेगा तो बेरोजगारी साइड वेज होती चली जाएगी। सर लेकिन जो हमारे देश की सोच है दीपक जी कि रोजगार जो है वो हर किसी को नौकरी चाहिए, किसी को सरकारी नौकरी चाहिए, किसी को प्राइवेट नौकरी चाहिए। लेकिन दीपक जी, सरकारी नौकरी और व्यापारी नौकरी ये दोनों सबको मिले ये संभव नहीं। तो वो लोग क्या करें, कैसे अपना जीवन व्यापक करें, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं? जो नौकरी ही करना चाहते हैं, उसके आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, उनको आगे बढ़ने के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं उन्हें? देखिए, ऐसा है कि इसमें दोनों बातें हो रही हैं कि जब मैं कह रहा हूँ स्टार्टअप, तो इसमें दोनों बातें हो रही हैं कि स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि हर शख्स जो है अपना अपना स्टार्टअप शुरू करेगा। स्टार्टअप अपना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं 10, 20, 50, 100 लोगों को एक एक स्टार्टअप में जॉब भी क्रिएट होगा कि लोगों को मिलेगी जॉब। तो जब लोगों को जॉब मिलेगी तो कुछ लोगों का जैसे ये मंशा है कि मुझे जॉब करना है, उनके लिए जॉब क्रिएशन होगा, और कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उनकी भी ड्रीम जो है वो उनका ड्रीम फुलफिल होगा। तो इस तरीके इसमें तो दोनों बातें फुलफिल हो रही हैं। कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनने हैं और कुछ जो जिनको जॉब चाहिए, तो जॉब का क्रिएशन हो रहा है और हर जिले, हर शहर स्तर पर जॉब का क्रिएशन हो रहा है। तो अपने आप कुछ हद तक तो कमी आना, इसमें बेरोजगारी की संख्या में कमी आना कुछ हद तक तो शुरू हो जाएगी। इसी से सर जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल है, जैसे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है घटने के बजाय, जो सुसाइड के केसेस आ रहे हैं वो मर्डर से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो बच्चे 14 साल से लेकर 29 साल तक के हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। किस चीज़ से सुसाइड कर रहे हैं, किस बात से डिप्रेस्ड होकर सुसाइड कर रहे हैं, इससे बाहर कैसे निकला जाए? ये तो अच्छा आपने बताया कि 14 से 29, लेकिन मैं ये भी बताऊं कि 14 साल से नीचे के भी हज़ारों की संख्या में बच्चे हर साल जो है, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है कि हर साल सुसाइड कर रहे हैं। तो अब अगर आप ये देखिए 14 साल अभी उनका जो है कि मैं कहूँ कि लॉजिकल माइंड भी उतना डेवलप नहीं हुआ है, वो कैसे सुसाइड कर रहे हैं? तो आप कुल मिला करके जब देखिएगा तो ये एक प्रकार से मैं कहूँ कि ये सुसाइड कम और ये पेरेंट्स, गार्डियंस और स्कूल टीचर्स, इन लोगों द्वारा मिलकर गैर इरादतन ये हत्या है, ये मर्डर है जिसके लिए कोई सज़ा नहीं होती। और क्यों मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मर्डर है? क्योंकि होता क्या है कि लोगों ने बच्चों को रेस का घोड़ा बना दिया है। उनकी सफलता और असफलता से पेरेंट्स और गार्डियंस की अपनी रेपुटेशन जुड़ी हुई है कि अपने परिवार में, अपने ख़ानदान में उनकी नाक कट जाती है कि अगर मार्क्स भी कमाए, मान लीजिए फेल नहीं भी हुआ बच्चा, मार्क्स भी कमाए, तो स्कूल वालों को ये लगने लगता है कि उनकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। पेरेंट्स और गार्डियंस को ये लगने लगता है कि वो अपने पूरे ख़ानदान में, पूरे रिलेशन में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोगों के बच्चे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, 99% ला रहे हैं। ये जो एक सोच या ये जिस चीज़ का उन सब के दिमाग में एक बीजारोपण हो गया है, इसीलिए मैं इसे कहता हूँ, इसी का ये दुष्परिणाम कि उन्होंने अपने सारी रेपुटेशन को बच्चों से जोड़ दिया है, उनकी सफलता असफलता से जोड़ दिया है। और जिसकी वजह से कि जब उनको रेस का घोड़ा समझा जाएगा तो सीधी बात है कि जब उनको भी तो बार बार दिमाग में भरा जा रहा है कि देखो फलां का लड़का, देखो किस तरीके से, कितने अच्छे ढंग से और कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे ये। जब उनको ये लग रहा है कि स्कूल की, मेरी वजह से स्कूल की भी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी गलत असर पड़ रहा है, तो सीधी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, जैसे ही उन्हें छोटा सा भी कहीं फेलियर मिलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और जिसकी वजह से ये जो अभी आपने कहा कि मर्डर से ज़्यादा सुसाइड, और यही रीज़न है कि बढ़ता चला जा रहा है, ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन सर इस पे मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले गुरु होते हैं किसी भी बच्चे के लिए, एक पहला टीचर होता है पेरेंट्स, माता पिता पहले टीचर होते हैं किसी भी बच्चे के लिए। तो अनुशासन भी सर उतना ही ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो
जो आज के जनरेशन के सर जो बच्चे हैं वो उनका जो माइंडसेट है वो अलग ही है। कुछ बच्चे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ बच्चे अनुशासन में रहते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप की जो बातें उनको माननी चाहिए उसको ना मान के वो अपनी ही राह पर अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो अनुशासन भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वो माता पिता के अनुशासन कभी बढ़ जाते हैं जो क्रोध का रूप ले लेते हैं, लेकिन बच्चों को भी मेरे ख्याल से समझना चाहिए कि अगर क्रोध है, मारना नहीं उससे हम कह सकते, एक पिता का और माँ का प्यार कह सकते हैं बच्चों को सुधारने के लिए। तो मेरे ख्याल से सर एक अनुशासन का भी ये हिस्सा है। इस पे सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये कौन डिसाइड करेगा कि जब पेरेंट्स अगर बच्चों के ऊपर नाराज़ हो गए, ये कौन डिसाइड करेगा कि उस विशेष मुद्दे पे वो बच्चा सही था या उनके पेरेंट्स? ये कौन डिसाइड करेगा? पेरेंट्स ने ये मान लिया है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैंने तुमको पैदा किया है, इसलिए हर मामले में मैं ही सही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा होगा ही कि पेरेंट्स को बस, अगर गार्डियंस को ये लगेगा कि बस जो मैं कह रहा हूँ, जो हम लोग कह रहे हैं वही सही है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को भी तो लगेगा जो कि आज की दुनिया में क्या सही है वो मैं बेहतर जानता हूँ पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में मैं बेहतर जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट तो इससे पैदा होगा ही। और जैसे आप जब कह रहे हैं कि अनुशासन, मैं भी इसका पक्षधर हूँ, अनुशासन होना चाहिए, लेकिन अनुशासन में ये कौन डिसाइड करेगा कि उसका लेवल क्या होना चाहिए? क्योंकि भाई ये भी है कि बच्चे को ऐसा भी ना समझा जाए कि आप का अनुशासन और आपकी निरंकुशता, ये दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए ना, कि आप एकदम निरंकुश हो जाएं कि बस जो मैं कह रहा हूं वही करो। हो सकता है कभी कभार होता है पेरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि मुझे लाइफ में कुछ ऐसा करना है, वो नहीं कर पाए, तो उनको बस ये दिखाई पड़ने लगता है कि मैं नहीं कर पाया तो अब मैं इससे करा करके, मतलब अपनी सक्सेस जो उनको उस समय नहीं हासिल हुई, वो सोचते हैं अपनी सक्सेस अब मैं इसके रूप में पूरा करूं। तो भाई वो आपका सपना था, आप पूरा नहीं कर पाए, अब हो सकता है बच्चे का अपना अलग सपना हो, अब आप अपने सपने को उसके ऊपर थोपिएगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये अनुशासन, ये तो निरंकुशता हुई। तो दोनों में डिफरेंस करना तो पेरेंट्स और गार्डियंस को भी सीखना पड़ेगा कि कहाँ वो अनुशासन का पालन कर रहे हैं और किस जगह वो निरंकुश होकर के उसकी बाउंड्री क्रॉस करके अपनी चीज़ों को, अपने ड्रीम को बच्चों पर थोप रहे हैं। बहुत खूब सर, जिस तरीके से आपने इस चीज़ का आंसर दिया। आशा करते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो इस बात को समझेंगे, उनके सपनों को समझेंगे, उनके सपनों को सहारेंगे, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देंगे। ये तो सर सारी बातें हो गई दुनिया देश की, स्टडीज़ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, कॉरपोरेट सेक्टर से रिलेटेड। दीपक जी, एक चीज़ चारों तरफ गूंज रही है, रेडा रेडा रेडा। ये रेडा क्या है दीपक जी? हम भी जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी बेशक इसके बारे में जानना चाहेंगे। ये रेडा क्या है? ये रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, ये रियल एस्टेट से ही जुड़ा हुआ है और ये है रेडा यानी रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन। मुझे ये लगता है कि मैं चूँकि रियल एस्टेट में भी ट्रेनर हूँ और बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोग्राम करता हूँ, और प्रोग्राम करते करते मुझे एक बात जो है वो लगी, जो इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ मुझे, कि रियल एस्टेट में लोगों को सिर्फ ये नहीं कि टीम को ही नहीं, एसोसिएट्स को ही नहीं, बल्कि रियल एस्टेट के जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी अपनी नॉलेज को एनहांस करने की ज़रूरत है। और ये नॉलेज कैसे एनहांस होगी? अगर हम एक कोई ऐसा एसोसिएशन बना के लोगों को एक मंच पर लाते हैं, और मंच पर आने के बाद जब हम बीच में कोई सेमिनार करते हैं, तो सेमिनार करने में क्या होगा कि हर किसी के पास अपनी अपनी नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस है। वो जब एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं तो डेफिनेटली दूसरे जो और लोग हैं उस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, सभी की नॉलेज बढ़ेगी, उसमें कुछ ना कुछ चार चांद लगेंगे। तो एक तो ये है कि अगर लोग एक मंच पर आ करके और सेमिनार्स के थ्रू, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज के थ्रू अपनी नॉलेज को एनहेंस करें, और दूसरा कभी कभार हम किसी एक फील्ड के एक्सपर्ट को बुलाएं और उनकी राय लें, उनसे कुछ सुझाव लें कि हमें क्या करना चाहिए कि अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए और अपने इस वेंचर को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को कि हमें ऊपर ले करके जाएं, कैसे गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स हैं उसको कैसे फॉलो किया जाए। और उसमें क्योंकि अकेले में अगर मैं एक कोई संगठन चला रहा हूं तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें मुझसे मिस हो सकती हैं,
इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि बीच बीच में कुछ कोई सेमिनार हो, कोई नॉलेजेबल सेमिनार हो जहाँ पर कि मैं जो है पार्टिसिपेट करूँ, दूसरों को सुनूँ, दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाऊँ। इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र रेडा यानी रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन उन सारे लोगों को एक मंच पे लाने का एक अभियान है। दीपक जी, एक बात बताइए, जब हमें पता चला कि आपके साथ मेरा इंटरव्यू है तो मैंने आपके बारे में कुछ रिसर्च किया, तो आपके सोशल मीडिया पर मुझे ये काफ़ी एक कैंपिंग देखने को मिला, उठो इंडिया जागो, उठो इंडिया जागो, उठो इंडिया जागो। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ये उठो इंडिया जागो क्या है। हम भी इस बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसकी जिज्ञासा क्या है, उठो इंडिया जागो। देखिए, उठो इंडिया जागो, ये जैसा नाम से ही जाहिर है कि इसके पहले हम लोगों ने बात भी करी कि मोटिवेशन की, अवेकनिंग की, कि है क्या कि लोग, मुझे लगता है कि अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, भारत की बात करूं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों को सीखने की नहीं बल्कि जागने की ज़रूरत है। क्योंकि हर शख्स काबिलियत होते हुए भी समुद्र के किनारे जैसे बैठा सोचता रहता है कि इतना बड़ा समुद्र मैं लांघूंगा कैसे। तो मुझे लगता है कि वो हज़ारों साल पहले नहीं, आज भी ज़रूरत है यहाँ टीचर से ज़्यादा एक जामवंत की, जो कि लोगों को झकझोरे, जो उनको ये याद दिलाए कि ये समुद्र तो बहुत मामूली सी चीज़ है, तुम उठ कर के खड़े तो हो और ऐसे कई समुद्र एक छलांग में ही तुम लांघ सकते हो। तो ये बस उस तरीके की एक कैंपेन है जिसके तहत मैं लोगों से ये कह रहा हूँ कि भाई देखिए, अगर आज से आप 70 साल, 80 साल, 90 साल पहले जाते हैं, उस समय अगर आपने विधानसभा में बम फेंका तो आप क्रांतिकारी कहे जाते थे। आज अगर आप बम फेंकते हैं तो आप आतंकवादी कहे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति को भी रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो उस समय देशभक्ति थी वही चीज़। तो मुझे लगता है कि लोग ये चाहते हैं, अपने देश से उनको लगाव है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि करें क्या, क्योंकि उनको यही लगता है देशभक्ति का मतलब बस देश के लिए लड़ना, बस वही देशभक्त हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ लोगों से ये उठो इंडिया जागो के तहत कि नहीं, ऐसा नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में देशभक्ति को एक नई परिभाषा की ज़रूरत है। आज देशभक्ति ये है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, अगर आपका गोल है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो मैं लोगों से यही कहूँगा, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर बनिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर बनिए। यही देश सेवा है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर हिंदुस्तान का होना चाहिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंजीनियर हिंदुस्तान का होना चाहिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर हिंदुस्तान का होना चाहिए। तो आप जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में इस तरीके का झंडा गाड़ो कि आपकी नहीं, यानी मैं ये कहूँ आपकी क्या, सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके देश की इमेज में, छवि में भी चार चांद आपकी वजह से लगे, और यही सच्ची देशभक्ति होगी। और इसीलिए मैं एक ये चाह रहा हूँ कि लोगों को उठाना, जगाना कि आप जागो। आप कर तो रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, इंजीनियर भी बनने जा रहे हो, डॉक्टर भी बन रहे हैं और बहुत बेहतरीन बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका टारगेट बस छोटा सा है कि मुझे एक डॉक्टर बन के इतना कमाना नहीं, दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर बनना है, सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है, सबसे बेहतरीन पायलट बनना है, कि जब भी दुनिया के बेहतरीन पायलट की चर्चा हो तो हिंदुस्तान का नाम आए। यही है उठो इंडिया जागो, यही है उठो इंडिया जागो, कि लोगों को बस जगाना और एक आज के परिप्रेक्ष्य में देशभक्ति से उनको रूबरू कराना। सर, आपके इस जो आपने जिस तरीके से इस सवाल का जवाब दे, इससे मैं तो जग ही चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी जगें, उठें, लड़ें, अपने लिए खड़े हों, और जो करना चाहते हैं वो करके दिखाएं, किसी चीज़ का बहाना ना बनाएं। तो सर, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे थॉट या शायरी या कुछ ऐसे शब्द से और प्रेरित करें जिससे वो आगे कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखें। बिल्कुल, और मैं तो बस यही कहूँगा, जब मैं लोगों से कह रहा हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन बनो, यही सच्ची देशभक्ति होगी। तो जब दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या कुछ भी आप बनने के लिए जब आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारी रास्ते में बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी,
तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि उसकी चिंता मत करिए, उसकी फिक्र मत करो और आगे बढ़ो, उठो, जागो और चल पड़ो एक विजयी अभियान पर, ये सोचकर कि मुट्ठी बांधे आए थे पर हाथ पसारे हुए नहीं जाएंगे। सर ने जिस तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है, मेरे अंदर तो काफ़ी प्रेरणा आ चुकी है, काफ़ी मोटिवेशन भर दिया है सर ने मेरे अंदर। और आशा यही है कि आप सबके भी अंदर इतनी ही मोटिवेशन आनी चाहिए इस वीडियो के माध्यम से, इस सवाल जवाब के माध्यम से। और सर ने बखूबी हर सवाल का जवाब अपने पूरे बेहतरीन तरीके से दिया। शुक्रिया सर हमारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सब जुड़े रहिए न्यूज़ 7 मीडिया से, हर खबर सच के साथ।